नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा। उत्तर प्रदेश में राणा सांगा के अपमान पर विवाद बढ़ता जा रहा है और इस बीच बड़ी खबर ये कि रामजी लाल सुमन ने एक बार पहले फिर कहा कि अपने बयान पर कायम हो। उसके बाद उनका बयान सामने आता है, किसी को दुख पहुंचा तो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। अब इस स्टैंड ने सियासी दंगे की शुरुआत कर दी है। कल करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने रामजी लाल सुमन के घर पर हमला कर दिया, तो आज सपा कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में जमकर विरोध दर्ज करवाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निशाने पर रहे। इस बीच अखिलेश यादव ने पूरे मामले को नया रंग दे दिया है। उन्होंने रामजी लाल सुमन के विरोध को दलितों का विरोध कहा और भाजपा को दलित विरोधी पार्टी, क्योंकि दलित उस पीडीए का हिस्सा है जिसके बूते समाजवादी पार्टी को चुनावी राजनीति में सबसे बड़ी सफलता मिली और इसी पीडीए की बदौलत अखिलेश 2027 का सत्ताधीश बनने का सपना भी देख रहे हैं। ऐसे में आज देखिए सांगा का सम्मान दलित का अपमान कैसे। समाजवादी पार्टी के सांसद जी ने जिस प्रकार की एक अनर्गल बयानबाजी की, वो तुष्टीकरण की सारी पराकाष्ठा को पार करती है। एक दलित सांसद, उनके घर पर तब अटैक होना जब मुख्यमंत्री वहीं पर हैं। इसका मतलब मुख्यमंत्री जी की सहमति से हुआ है। रामजी लाल सुमन दलित न होते, उन्हीं की बिरादरी के होते तो हमला करते ही लोग। मैं बयान पर अभी भी कायम हूं और मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं। इतिहास के बारे में लोग क्या जानते हैं? जो औरंगजेब और बाबर की पूजा करते हो, जो जिन्ना को अपना आदर्श मानते हो, जिन लोगों से इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। समाजवादी पार्टी के सांसद ने राणा सांगा को गद्दार क्या बताया। उत्तर प्रदेश का सियासी तापमान बढ़ गया। सड़क से लेकर संसद तक राणा सांगा के अपमान पर संग्राम छिड़ा। बुधवार को करणी सेना ने सांसद रामजी लाल सुमन के आवास पर हंगामा और पथराव किया, तोड़फोड़ की और जमकर बवाल काटा। तो गुरुवार को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में विरोध प्रदर्शन किया। सपा कार्यकर्ता हजरतगंज अटल चौक पर जमा हुए, जहां सीएम योगी के खिलाफ नारेबाजी की। हालात को देखते हुए पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया और इको गार्डन भेज दिया। लेकिन पूरे विवाद ने सियासी रंग ले लिया, जिस पर अब खुलकर राजनीति शुरू हो गई। पल्लवी जी, आज ये प्रदर्शन का मुख्य आधार क्या रहा? देखिए, माननीय सांसद रामजी लाल सुमन जी ने संसद भवन में अपनी एक बात कही। निसंदेह हमारी सहमति भी उस पर हो सकती है और असहमति भी हो सकती है। विरोध आप जता सकते हैं, ये अधिकार आपको संविधान देता है, लेकिन विरोध जताने का जो रास्ता करणी सेना ने चुना, हम उसका विरोध कर रहे हैं। कहीं से भी विरोध का माध्यम हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ ये नहीं हो सकता। और वहां पर वो प्रदर्शन जो किया गया, जो हिंसा की गई, वो तब की गई जब माननीय सांसद जी अपने घर पे नहीं थे। और उसी वीडियो में ये भी दिख रहा है कि जो प्रदर्शनकारी थे, उन्होंने वहां पर जो सुरक्षा कर्मी लगे थे, उनके साथ भी मिसबिहेव किया। तो किस लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं? कानून व्यवस्था को तो आपने तुरंत के तुरंत तार-तार कर दिया। आपने संविधान की जो मान्यता है उसको तार-तार कर दिया। तो हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि इतिहासकारों ने एक विषय को ही अलग अलग प्रकार से इतिहास के पन्नों में दर्ज किया है। हमारी असहमति और सहमति के बीच में विरोध प्रदर्शन हमारा अधिकार जरूर है, लेकिन उसकी सीमाओं को लांघना, जब इस देश में संविधान लागू है, ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। पहले राणा सांगा को लेकर सपा सांसद का बयान, फिर करणी सेना का प्रदर्शन और पथराव। इसके बाद अब समाजवादी पार्टी इसमें दलित एंगल लेकर आ गई। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया कि रामजी लाल सुमन दलित हैं, इसलिए उन्हें टारगेट करके हमला किया गया। अगर वो दलित नहीं होते तो ऐसा घटनाक्रम ही नहीं होता। आरोप लगा कि बीजेपी सरकार में दलितों पर हमले बढ़े और रामजी लाल सुमन पर हमला इसी कड़ी का एक हिस्सा है। दलित सांसद जिस पे कल करणी सेना द्वारा हमला किया गया था, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरह से हमला हुआ, सबसे पहले तो हम उसकी निंदा करते हैं। और जो ये
तत्व थे, जो वायलेंट तत्व थे, जो उपद्रव कर रहे थे, इसको ये सरकार पकड़ के जेल में भेजे। तो एक दलित नेता हैं, वो समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं, और जिस तरह से शासन और प्रशासन और जो करनी सेना ने मिली भगत से जो ये घटना को अंजाम दिया है, तो हम चाहते हैं कि अगर सरकार की मंशा साफ है तो ये जो करनी सेना के जितने भी अपराधी तत्व हैं इनको जेल में भेजें। सामंतवादी मनोवृत्ति जो है जिस तरह से पनप रही है, और ये तो रामजी लाल सुमन के ऊपर हमला हुआ है। अगर रामजी लाल सुमन दलित न होते, अगर उन्हीं की बिरादरी के होते तो हमला करते ही लोग। ये पूरे पीडीए पर और दलित समाज के ऊपर हमला है। समाजवादी पार्टी इसको किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी, और ईद के तत्काल बाद हमें अगर कार्रवाई नहीं होती है तो पूरे प्रदेश में आंदोलन। गुरुवार को समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव रामजी लाल के आगरा स्थित घर पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने सपा सांसद के परिजनों से मुलाकात की। रामगोपाल ने इस दौरान कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए, साथ ही कार्रवाई न होने पर प्रदर्शन की बात भी कही। समाजवादी पार्टी ने इस पूरे मामले को दलितों के अपमान से जोड़ दिया, क्योंकि सपा सांसद रामजी लाल सुमन दलित समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और वो जाटव जाति से संबंधित है। समाजवादी पार्टी के इस दलित दाव को बीजेपी ने तुष्टीकरण की राजनीति बताया। समाजवादी पार्टी के सांसद जी ने जिस प्रकार की एक अनर्गल बयानबाजी की, वो तुष्टीकरण की सारी पराकाष्ठा को पार करती है। आप औरंगजेब का महिमा मंडन करिए, आपके डीएनए में है समाजवादी पार्टी के। आप बाबर का करिए, आप मानेंगे नहीं, क्योंकि तुष्टीकरण के लिए आप काम कर रहे हैं, एक वर्ग के वोट बैंक को अपने पाले में डालने के लिए। आप कुछ भी करिए, लेकिन आप सूरवीर योद्धा राणा सांगा, उन पर आप टिप्पणी करेंगे, और वो भी टिप्पणी इस तरह की। इस तरह एक सुर्खियों में बने रहने की लोगों की आदत हो गई है। इस तरह के बयान दे करके आप देखते हैं आए दिन कि लोग सनातन को ठेस पहुंचाते हैं और किसी महापुरुष के खिलाफ अपमानजनक शब्द कहते हैं। अब सवाल ये कि समाजवादी पार्टी ने दलित दाव क्यों चला, तो इसकी जड़ में अखिलेश यादव का पीडीए कॉम्बिनेशन है, जो पीडीए की एक मजबूत कड़ी है, इसलिए दलित एंगल की एंट्री कराई गई। हालांकि लखनऊ में विरोध प्रदर्शन को लीड करने वाली विधायक पल्लवी पटेल के पास भी इसका जवाब नहीं कि दलित एंगल कैसे आ गया। आपने कल एक बड़ी बात उठाई, आपने कहा कि वो रामजी लाल सुमन दलित हैं, इसलिए उनके घर पर हमला हो गया है। ये दलित एंगल कहां से आ गया? देखिए, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में पिछले 1.5 साल से घटनाक्रम हो रहा है, आप ये देखिए कि एक विशेष वर्ग के हाथ में सब कुछ आ गया है। लगातार चाहे सुल्तानपुर हो, चाहे ललितपुर हो, चाहे लखीमपुर हो, चाहे सीतापुर हो, चाहे आगरा में माननीय सांसद जी के घर पे एक घटनाक्रम हो, इसमें जो विक्टिम्स हैं वो कौन है? वो पिछड़े और दलित ही हैं। तो क्या कहा जाएगा? यहाँ पर शोषण तो लगातार दलित और पिछड़ों का ही हो रहा है, तो उनकी आवाज उठाने के लिए कौन आगे आएगा? दलित सांसद को टारगेट करने का मुद्दा उठाकर जाहिर है समाजवादी पार्टी इस वर्ग पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। दूसरी तरफ मंशा बीजेपी को दलित विरोधी बताने की है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की 2024 में मजबूती की एक बड़ी वजह दलित वोट बैंक भी रहा है। अब रामजी लाल सुमन के घर पर हमले को लेकर अखिलेश यादव तो यहाँ तक आरोप लगाते रहे कि उनके सांसद के घर जानबूझकर और प्लानिंग के साथ हमला किया गया। तर्क ये दिया गया कि पुलिस ने करनी सेना के उपद्रवियों को रोकने तक की कोशिश नहीं की और वो बुलडोजर तक लेकर पहुंच गए। जो रामजी लाल सुमन जी के साथ घटना हुई है, निंदनीय है, दुखद है। एक दलित सांसद जो बहुत ही अनुभवी हैं, बहुत सीनियर हैं, उनके घर पर तब अटैक होना जब मुख्यमंत्री वहीं पर हैं। इसका मतलब मुख्यमंत्री जी की सहमति से हुआ है। ये जो जीरो टॉलरेंस की बात करने वालों का जीरो टॉलरेंस ही जीरो हो गया है। बिना उनकी सहमति के, बिना उनकी जानकारी के ये कैसे संभव है कि उसी जिले में वो हैं और सांसद पे के घर पर अटैक हो गया हो? ये हमला सुनियोजित था। बराबर सोशल मीडिया की मार्फत ये धोस दी जा रही थी कि वो कल हमारे घर पे हमला करेंगे, हमारे घर पे आएंगे। वो कल हमारे घर पे आए। सबसे दुखद पहलू उसका ये है प्रशासनिक दृष्टि से, जो 6 थाना क्षेत्रों को पार करके बुलडोजर लेकर के हमारे घर पर आए थे। हमारे घर पर तोड़फोड़ की, प्राणघातक हमला किया, कुर्सियां तोड़ी गई, हमारी गाड़ियों से
हमारे घर के पास पड़ोस हमारी कॉलोनी में जितनी गाड़ियां थी उनको तोड़ा गया था। कुल मिलाकर के हमारे परिवार को क्षति किया। जिस बयान को आधार बनाकर उन्होंने हमला किया, उस बयान पे अभी भी आप कायम हैं? देखिए, मैंने एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि 21 मार्च को राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज की समीक्षा पर चर्चा हो रही थी, तो मैंने ये कहा था कि राणा सांगा ने आमंत्रित किया था बाबर को। मैं उस बयान पर अभी भी कायम हूँ और मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं। इतिहास के पन्नों को उलटकर सियासी दांव पेच चले जा रही और इतिहास विषयों को मुद्दा बनाकर राजनीतिक दल एक दूसरे पर हमलावर है। अखिलेश ने आरोप लगाए हैं कि बीजेपी इतिहास के पन्ने पलटकर राजनीतिक लाभ लेना चाहती है और इसका मकसद नफरत फैलाना है। इस पर सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर जबानी हमला किया। भारतीय जनता पार्टी ने जब भी इतिहास के पन्ने पलटे हैं तो वो पन्ने पलटे जिससे उन्हें पॉलिटिकल लाभ क्या हो सकता है और राजनीतिक लाभ के साथ साथ नफरत किससे फैल सकती है, कौन राजा था, कौन महाराजा था, किसने क्या किया, वो इतिहास की बात है। आज हम आगे बढ़ने की बात करें और जो रामजी सुमन जी के साथ घटना हुई है निंदनीय है। ये महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह के बारे में ये लोग बताएंगे? इतिहास के बारे में लोग क्या जानते हैं? जो औरंगजेब और बाबर की पूजा करते हो, जो जिन्ना को अपना आदर्श मानते हो, इन लोगों से इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। उत्तर प्रदेश में दलितों की अच्छी खासी आबादी, मजबूत वोट बैंक की वजह से उत्तर प्रदेश में दलित निर्णायक भूमिका में रहते हैं। यही वजह है कि अखिलेश यादव इस वोट बैंक में सेंधमारी बिल्कुल नहीं चाहते। दलित सांसद के हक में बात करके अखिलेश यादव अपना जनाधार 27 के लिए अभी से तैयार करने में जुटे, क्योंकि अगर दलितों पर दाव काम कर गया तो 2027 की राह अखिलेश के लिए आसान हो जाएगी। यही वजह है कि इतिहास के पन्नों से निकला जिन्न अब दलित दांव तक पहुंच गया है। लखनऊ से अशोक तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक है। इसमें दलित वोटर्स निर्णायक भूमिका अदा करते हैं, जिनका 2024 में बसपा से मोह भंग हुआ तो समाजवादी पार्टी विकल्प बनकर उभरी। साफ है, यही वो वजह है जिसके चलते अचानक से अखिलेश यादव इस मुद्दे को दलितों के सम्मान से जोड़ते दिखते हैं। इसको और बेहतर समझने के लिए 2022 चुनाव के वक्त चुनाव आयोग ने जो डेटा जारी किया था उससे समझिए। देखिए, अखिलेश का दलित दांव क्यों? यूपी में दलित वोटर्स करीब 4 करोड़ है, यानी कि कुल मतदाता 21.1% दलितों की आबादी इतनी है। दलित वोट बैंक को मजबूत करना साफ साफ मकसद नजर आता है। यानी होगा क्या, यूपी में 84 सीटें जो एससी के लिए रिजर्व्ड है उन पर सीधी सीधी बढ़त। और इसके अलावा दिखता यह है कि दलित वोटों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी की भी जो कोशिश है उसकी भी एक तरीके से काट खोज रहे हैं अखिलेश यादव। आपको साथ ही साथ ये भी बता दें, क्योंकि अखिलेश यादव इससे पहले भी 27 की तैयारी अभी से कर रहे हैं। 24 में इसका कमाल देख चुके हैं, पीडीए ने उनके लिए किस तरीके से काम किया। बीच में 1-2 झटके उनको जरूर लगे, लेकिन अभी भी उम्मीद से हैं। और इसीलिए एक फैक्टर यह भी है कि यूपी की 403 में से 300 सीटों पर दलित किसी न किसी रूप में निर्णायक स्थिति में है। और ऐसे में अखिलेश यादव पीडीए में दलितों की भूमिका और उनके दमखम को समझते हैं। रिजर्व्ड 84 सीटें जैसा कि आपने देखी, उसमें से 2 दर्जन ऐसी विधानसभा सीटें हैं जिन पर दलित निर्णायक होते हैं। देखिए कहां आपको दिखाती हूं मैं। कौशांबी में सबसे पहले जाटव और पासी समुदाय का कौशांबी में प्रभाव देखने को मिलता है। इसके अलावा हाथरस दूसरी सीट जाटव मतदाताओं की यहां पर बड़ी तादाद आती है, जिससे रामजी लाल सुमन आते हैं। फिर नगीना है, दलित और मुस्लिम मतदाता, इनका भी अच्छा खासा प्रभाव नगीना में है। इसके अलावा मिल्कीपुर, दलित वोटर्स की भूमिका मिल्कीपुर में बेहद अहम हो जाती है। खूब प्रचंड लड़ाई वहां पे देखने को भी मिली। बेलसी भी एक सीट है, दलित आबादी का अच्छा खासा प्रभाव यहां भी माना जाता है। इसके अलावा सिराथू, दलित और कुर्मी नतीजे ही यहां पर, यही कुर्मी नतीजे जो है, ये कुर्मी और दलित यही नतीजे को तय करते हैं। और अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव 2024 में पीडीए की ताकत आजमा ही चुके हैं। तब पीडीए के जो विजयी सांसद थे उनका स्ट्राइक रेट 86% का रहा था। आपको याद होगा 37 सांसद जीते थे। और कितने, देखिए ओबीसी से कितने, एससी से कितने, मुस्लिम आबादी के कितने, 20 सांसद जो कैंडिडेट खड़े हुए थे उनमें से 20 सांसद जो थे वो ओबीसी से जीते, एससी से 8, मुस्लिम समुदाय के 4 सांसदों ने जीत हासिल की। और इसलिए अखिलेश यादव दलित दांव चल रहे हैं ताकि 27 की राह को आसान बनाया जा सके। क्योंकि अगर दलित वोट नहीं बटा और समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट कर गया तो सीधा सीधा लाभ अखिलेश यादव को मिलेगा। और यही वजह है कि राणा सांगा को लेकर शुरू हुआ विवाद दलित राजनीति पर शिफ्ट हो गया। लेकिन इतिहास के पन्नों से राणा सांगा और बाबर का किरदार अचानक
बाहर कैसे आया वो देखिए। बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन का यही वो बयान था जिसके बाद सारा बखेड़ा खड़ा और करणी सेना भड़क गई, जिसने सांसद के आवास पर पथराव कर दिया। दरअसल ये पूरा विवाद 21 मार्च को राज्यसभा में दिए गए रामजीलाल सुमन के एक बयान से शुरू हुआ। सुमन ने कहा था कि अगर मुसलमान बाबर के औलाद हैं तो हिंदू राणा सांगा के वंशज हैं, जिन्होंने बाबर को भारत बुलाया था। उन्होंने राणा सांगा को गद्दार कह डाला। एक तो ये बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा को गद्दार कहकर एक नया सियासी तूफान खड़ा कर दिया। महापुरुषों को अपना आदर्श मानने वाली बीजेपी ऐसी बिफरी कि संसद में बवाल हो गया। इसके बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने रामजीलाल सुमन को उन्हीं की भाषा और अंदाज में जवाब दिया। वीर कभी मरते नहीं, वो सदा जिंदा रहते हैं, कभी दिलों में कभी इतिहास में अमर रहते हैं। साहस इतना था शूरवीर राणा सांगा में, भर भर देश के दुश्मन कांपते थे थर थर। मेवाड़ शिरोमणि को तुम नीचा क्या दिखाओगे? मुगलिया सोच की औलादो, जिनके 80 घाव थे तन पर, व्यथा नहीं थी मन में। आज अगर राणा सांगा जिंदा होते तो तुम जैसे दूर कोने में बैठकर टोपियां सिल रहे होते। अब विवाद बढ़ गया, जिसमें समाजवादी पार्टी ने दलित दाव चल दिया। कहा जा रहा है कि रामजीलाल सुमन ने इतिहास की गलत व्याख्या की, लिहाजा बीजेपी नेता और यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष अर्पणा यादव ने विपक्षी दल के नेताओं को इतिहास फिर से पढ़ने की नसीहत दे डाली। सभी विपक्षी एक बार इतिहास का जो है फिर से अध्ययन करें और जो भारत का गौरव है, जो भारत का इतिहास है, वो बहुत ज्यादा ऐसे राजाओं की कहानियों से भरा पड़ा है जिन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, जिन्होंने अपने शरीर का रोम रोम इस भारत धरा के लिए, इस वसुंधरा के लिए, इस भारत भूमि के लिए अपने प्राणों को आहुति दे करके इस भारत के स्वराज्य की रक्षा करी है। तो मैं समझती हूँ कि जो है उनको इतिहास के बारे में पढ़ना चाहिए। सपा सांसद रामजीलाल सुमन का तर्क है कि अगर मुसलमानों को बाबर का वंशज कहा जाता है तो राणा सांगा की भूमिका पर भी सवाल उठना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही बाबर को हिंदुस्तान आने का न्योता दिया था। लेकिन ऐतिहासिक तथ्य इस दाव पर एक राय नहीं। इतिहासकारों के अनुसार राणा सांगा ने बाबर को भारत नहीं बुलाया, बल्कि पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी और इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खान ने बाबर को भारत आने का न्योता दिया। दोनों ने बाबर को इब्राहिम लोधी के खिलाफ सहायता के लिए आमंत्रित किया था। राणा सांगा ने बाद में बाबर के खिलाफ 1527 के खानवा का युद्ध लड़ा, जिसमें वो हार गए। उत्तरी भारत में वर्चस्व स्थापित करने के लिए खानवा की लड़ाई को मध्यकालीन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है।